Myself Gurvinder Kaur, working as an assistant professor in ITS College of Pharmacy, Ghaziabad. Today I am going to talk about the column chromatography. Column chromatography. Column chromatography basically require three things. एक कॉलम चाहिए हमें, एक स्टेशनरी फेज होगा जहाँ पर जिसके थ्रू सेपरेशन होगा, जिसके ऊपर हमें अपना मिक्सचर रखना है, जिसको सेपरेट आउट करना है, जिसमें से कंपोनेंट हमें सेपरेट करने हैं वो, और हमारा होगा मोबाइल फेज. कॉलम क्रोमेटोग्राफी is a separation technique in which component of the mixture is separated by using a glass column packed with the stationary phase and a liquid mobile phase flowing continuously through the column. We will have a sample on the top of the column. This is the column which is made up of glass, stainless steel, or it is maybe due a plastic one also. नीचे हम कॉटन प्लग लगाएंगे ताकि हमारा जो बेड है वो डिस्टर्ब ना हो. जो स्टेशनरी यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज रखा हुआ है वो हमारे पास स्टेशनरी फेज हो सकता है. स्टेशनरी फेज सिलिका, एल्यूमिना, according to the material which has to be separated out. We will decide that, we will see later. And it is here we have a sample जहाँ पर हम एक मोबाइल फेज को रन करेंगे. मोबाइल फेज धीरे धीरे फ्लो करते हुए नीचे आएगा. यहाँ हमारे पास आउटपुट है और यहाँ पर हम इसको इल्यूएट करेंगे और अपना फ्रैक्शंस को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे. यू कैन सी हियर we have loaded a sample and this is the stationary phase. यहाँ पर अपन ने मोबाइल फेज डाला और सैंपल जो है वो सेपरेट होना शुरू कर दिया. ठीक है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है. सैंपल जो है सेपरेट हो रहा है, जिसका वीकर इंटरैक्शन है वो पहले आ जाता है नीचे. यहाँ हमारे फ्रैक्शंस कलेक्ट हो रहे हैं और जिसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर एफिनिटी है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, वो धीरे धीरे मूव करता है. जैसे जैसे सॉल्वेंट हम रन कराते रहेंगे वैसे वैसे हमारा सब्सटेंस जो है हमारे कंपाउंड जो है मिक्सचर में से जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लगेंगे और इल्यूट होने लगेंगे, जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं. Now coming to the type of column chromatography. तो column chromatography is two type: gravity column chromatography and flash chromatography. Gravity column chromatography नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा आएगा नीचे. क्या आएगा? सॉलिड? नो, द लिक्विड फेज विल कम. सॉलिड को तो हमें डिस्टर्ब ही नहीं करना. अगर सॉलिड डिस्टर्ब हो गया तो सेपरेशन ही नहीं होगा. उसके ऊपर ही तो हमने कॉटन का प्लग नीचे लगा के सॉलिड को रखा है ताकि सॉलिड का मूवमेंट ना हो. जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसको नीचे नहीं हिलाना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है. हम क्या करेंगे, जो लिक्विड फेज है, लिक्विड मोबाइल फेज है, वो धीरे धीरे रन होके आएगा. तो ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी मीन्स द सॉल्यूशन जो हमारा लिक्विड मोबाइल फेज है वो एज इट इज विदाउट एनी फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया गया है, अपने आप ड्यू टू द ग्रेविटी डाउनवर्ड्स फ्लो होते हुए चला आ रहा है कॉलम को क्रॉस करते हुए, और हम उसको इल्यूएट कर ले रहे हैं, अपने फ्रैक्शंस को कलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. जो सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी अपन लैब में कर रहे हैं, जो करते हैं जिसमें ग्लास वेसल लेते हो और सिलिका को भर के और अपना सैंपल लोड करके सॉल्वेंट सिस्टम को मोबाइल फेज को रन कराते हैं. दैट इज अ सिंपल ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी. दूसरा हमारे पास फ्लैश क्रोमेटोग्राफी. फ्लैश, कुछ पुट करना है हमें, मीन्स this type of column chromatography में when the solvent is forced down into the column, फोर्स लगा के हम मोबाइल फेज को रन करा रहे हैं कॉलम के बॉटम तक में आने के लिए. जब हम कोई प्रेशर या एयर प्रेशर या फोर्स लगा रहे हैं तो इस तरह की जो क्रोमेटोग्राफी है वो फ्लैश क्रोमेटोग्राफी कहलाती है. जैसे HPLC में हम यूज़ करते हैं हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर हम प्रेशर को अप्लाई करके सेपरेशन को लाते हैं, मोबाइल फेज को रन कराते हैं. राइट. तो वी हैव अ ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वी हैव अ फ्लैश क्रोमेटोग्राफी. ग्रेविटी में कोई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फ्लैश में हमारे पास फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव एयर फोर्स को हम अप्लाई करते हैं. नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन. कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल है. एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना. दो टर्म होते हैं हमारे पास, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन.
एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस का फिनोमिना है विच इज डिस्कस द रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड। डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा रिलेटिव पोलैरिटी कितनी है हमारे एनालाइट की, हमारे कंपाउंड को जो हमें सेपरेट करना है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पूरे मॉलिक्यूल में जो इमर्ज हो जाए, अंदर तक चला जाए, वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन है सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है, तो इस पे डिपेंडेंट है। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज डिजॉल्व इन अ सुटेबल, जो भी हमें मिक्सचर लेना है, जो मिक्सचर है हमें जिसमें से हमें डिफरेंट कंपोनेंट को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, उसको हम एक सॉल्वेंट में, सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे और उसको हम पास करेंगे कॉलम के थ्रू। The mixture to be separated is dissolved in a suitable solvent and allowed to pass through a tube containing the absorbent. Absorbent यानी का हमारा स्टेशनरी फेस है, या तो सिलिका या तो आपका एल्यूमिना, ये दोनों जो हैं बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। द कंपोनेंट विच हैव द ग्रेटर एब्जॉर्बिंग पावर इन द इज एब्जॉर्ब इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम, जिसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस ज़्यादा होगी, वो ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होगा। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एब्जॉर्ब इन द लोअर पोर्शन ऑफ द कॉलम विच हैव अ लेस एब्जॉर्बिंग पावर देन द फर्स्ट component, and the process continues. As a result, the material are partially separated and absorbed in the various part of the column. Now what is the principle? क्या हो रहा है separate होने के लिए? The principle which is involved is the distribution constant या distribution equilibrium हम कह सकते हैं। The distribution equilibrium या distribution constant Kc is the mobile phase is incorporated when the mobile phase is incorporated into a column and is permitted to drain down to the bottom of the column gradually. The individual component will have tendency to interact with the stationary phase. हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की अपनी एक कैपेबिलिटी होगी, टेंडेंसी होगी स्टेशनरी फेस के साथ कंबाइन करने के लिए, और उनका जो होगा वो डिफरेंट एक्सटेंट तक होगा, कोई ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा, कोई कम इंटरैक्ट करेगा। इफ़ वी से दैट एक्स एम और एक्स एस जो है, एक्स जो है हमारा कंपोनेंट है जो मोबाइल फेस में हो और आपके सॉल्वेंट फेस में है या फिर सॉलिड फेस में है, ठीक है, तो वह एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। वी से दैट एक्स एम द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड एक्स इन अ मोबाइल फेज ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एक्स एक्स which is equal to the concentration of a component x in the stationary phase of the equilibrium. जब हम एक constant देखते हैं then we'll see that कि Kc is equal to concentration of x upon concentration x into m. The distribution constant is also known as distribution coefficient or partition coefficient, which is defined as the molar concentration of analyte in the stationary phase divided by the molar concentration of analyte in the mobile phase. Now next term we use is the retention time. Retention time क्या होता है? The time between the sample injected and an analyte peak reaches the detector at the end of the column. जब हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं वो टाइम और हमारा सॉल्वेंट रन करते हुए जो हमारा एनालाइट है, सॉल्वेंट सिस्टम नहीं, जो एनालाइट की जो पीक है वो डिटेक्टर तक पहुंचे, तो वो जो टाइम का ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन टाइम. यू कैन सी हियर, ये हमारा जो पीक है दिस इज अ पीक ऑफ आवर एनालाइट. इसके बीच का जो टाइम है हमारा सैंपल जो इंजेक्ट किया वो और हमारे डिटेक्टर तक जो पी एनालाइट पहुंच रहा है, जैसे ही एनालाइट आएगा वैसे ही डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और हमें पीक सिग्नल देगा. दैट इज कॉल्ड एज द TR, the time between sample injection and an analyte peak reaching the detector at the end of the column. TM, the time taken for the mobile phase to pass through the column. कॉलम से मोबाइल फेस को पास करने के लिए, बॉटम तक आने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो कहलाता है आपका TM. The another term which is used as a retention factor that is known as a K dot.
The migration, it is also called as the migration rate or the capacity factor. It defined the migration rate of analyte on the column. As you know, हर एक कॉलम की अपनी कॉलम में जो स्टेशनरी फेस है और जो एनालाइट है उनके बीच में इंटरेक्शन की एक अलग टेंडेंसी होगी. तो एनालाइट कितनी रेट से माइग्रेट कर रहा है उसका रेट जो है वो रिटेंशन फैक्टर कहलाता है. अगर कोई कंपाउंड ए है या कोई एनालाइट ए है, अगर उन्हें उसका रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हम रिटेंशन फैक्टर ऑफ ए कैन कैलकुलेटेड बाय टी आर माइनस टी एम अपॉन टी एम से कैलकुलेट कर सकते हैं. The another term is selectivity factor or quantitative, which describe the separation of a two species. अगर हमारे पास एनालाइट A and B है तो उनके सेपरेट होने की जो स्पीसीज है उनको सेपरेट करने के लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है वो सेलेक्टिविटी फैक्टर कहलाता है, which describe the separation of two species A and B on the column. Band broadening and column efficiency. To obtain the optimal separation, sharp symmetrical chromatographic peak must be obtained. This means that band broadening must be limited. जो हमारी पीक है, जो हमारी पीक आ रही है इसकी जो ब्रॉडनिंग नहीं होनी चाहिए, जो पीक होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ये चौड़ी नहीं होनी चाहिए. जो बैंड विड्थ है आपका, जो पीक का जो विड्थ है वो चौड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए. दिस मीन्स द बैंड ब्रॉडनिंग मस्ट बी लिमिटेड. इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ द कॉलम. प्लेट थ्योरी. Martin and Series in 1941 gave a plate theory to understand the mechanism of retention and transfer of an analyte through the column. Suppose that the chromatographic column is contain many separate layers which are called as a theoretical plates. You can see here it is a column here and the various lines are here. These lines are called as a theoretical plates. ये आपका जो स्टेशनरी फेज के जो वेरियस बेड्स बन रहे हैं उनको मार्टिन साहब ने एक थ्योरेटिकल प्लेट का टर्म दे दिया. He said that कि separate equilibration of a sample between the stationary and the mobile phase occur in these plates. The analyte moved down the column by transfer of equilibrated mobile phase from one plate to the another plate. एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करता है और धीरे धीरे इल्यूशन होने लगता है. These plates जो हैं these are the fragment or we can say the hypothetical or imagination which help to understand the process of work in the column. The plates serve as a weight of measuring column efficiency either by stating the number of theoretical plate in the column n, जितनी ज़्यादा plates होंगी उतना better response होगा, और by stating the height equivalent to a theoretical plate. जितनी कम height होगी उतना ज़्यादा better response होगा. If the length of the column, अगर कॉलम की height L है, कॉलम का जो लंबाई है वो अगर हम L मानते हैं तो जो हमारा H है that is HETP जिसको height equivalent to the theoretical plate बोला जाता है, that will be equal to the length upon number of theoretical plate n, L upon n. The number of theoretical plate that a real column possesses can be found by examining a chromatographic peak after the elution with the help of this formula. The formula is n is equal to 5.55 TR square upon half W square. TR is where TR is equal to retention time and W half is equal to peak width, जो आपकी पीक की चौड़ाई है उसका हाफ, राइट. The next theory was the rate theory. Rate theory, it was introduced by Van Demeter. It described the more effect of the illusions. The more realistic description of the process at the work inside the column take account of time taken for the solute to equilibrate between the stationary and the mobile phase. What this says?
it says that it is the more realistic description of the processes at the work inside the column. ठीक है, take account of a time taken for the solute to equilibrate between the stationary and the mobile phase. The resulting band shape of the chromatographic peak is therefore affected by the rate of the elution. If it is also affected by the different path available to solute molecule as they travel between the particles of the stationary phase. If we consider the various mechanism which contributes to band broadening, we arrive to a equation which is known as a Van der Merwe equation. HETP is equal to A plus BU plus CU. Or we simply say that H is equal to A plus B upon U plus CU, where U is equal to a flow rate or the velocity of a solvent system or a mobile phase. A, B, C are the factors which contribute on the band broadening. A is known as eddy diffusion or multiple part diffusion, which arises due to the packing of the column. It means the stationary phase is involved. B is the molecular diffusion. C is the effect of the mass transfer. Now we can see here one by one. Eddy diffusion. What does the eddy diffusion say? That it is the turbulence which is caused by the stationary phase, molecule of the stationary phase, when the solvent system runs. If you have 1, 2, 3, then you can see that कि जो पहला वाला है इस तरीके से मूव करता हुआ चला जा रहा है. The second goes in this way. Each and every analyte have to travel a different pathway to the stationary phase, and here is the broadening of the peak. Each analyte molecule have to travel a different pathway. Analyte have to travel the different pathway which is depending on the size of the stationary phase. The mobile phase move through the column which is packed with the stationary phase. Solute molecule will take a different pathway, different length, different path through the stationary phase, which will be the random. We cannot decide कि one वाला सीधा जाएगा, दूसरा वाला इधर से जाएगा. It will be a random, it will take a path. और ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर साइज में. आपको पता है जैसे ही साइज बड़ा होगा तो उसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना छोटा साइज होगा सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा. उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथवे कितना ज़्यादा किस एनालाइट को चलना पड़ रहा है, एनालाइट को कितना मूव करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रॉडनिंग ऑफ दी पाथ होने लगती है. जब पाथ का मल्टीपल पाथ्स के डिफ्यूजन्स होने लग रहा है, पाथ होने लग रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज इस तरीके की जो ब्रॉडनिंग हो रही है जो स्टेशनरी फेस के द्वारा हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एडी डिफ्यूजन और मल्टीपल पाथ डिफ्यूजन. मल्टीपल पाथ डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि बहुत सारे पाथ मिल जा रहे हैं, डिफरेंट पाथ मिल रहे हैं एनालाइट को मूव करने के लिए. नेक्स्ट वन इज अ मॉलिक्यूलर diffusion. It is also called as a longitudinal diffusion, which is B is equal to 2 gamma dm. Gamma is equal to impedance factor of packing due to the packing, and dm is equal to, or dm is called as a molecular diffusion coefficient. Diffusion coefficient, it is a measure the ratio at which the substance move randomly from the higher concentration to the lower concentration, which is the one of the major cause of a band broadening. Diffusion is a major cause of the band broadening. If the velocity, अगर velocity ज़्यादा होगी, जैसे we can say that कि हमारे पास एक ये पीक है, ये पीक है और इसकी पीक ये ऐसे आएगी. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ कंसंट्रेशन तो इसकी पीक सिंकल, जैसे ही मॉली मूवमेंट होने लगा अब यू गॉट अ पीक विच हैविंग लेस ब्रेथ. बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब मॉलिक्यूल जब आपका मोबाइल फेज बहुत देर तक स्टेशनरी फेज में है तो इसकी जो है डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होने लगा है और पीक की ब्रॉडनिंग बढ़ गई है. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मोबाइल फेज इज हाई,
द एनालाइट स्पेंड लेस टाइम, अगर मोबाइल फेस की इस वेलोसिटी को हम ज़्यादा रख देंगे तो मोबाइल फेस जो है कॉलम के अंदर कम समय बढ़ाएगा। इतनी भी नहीं रखनी है कि पूरा बह जाओ हमारा एनालाइट ना हो, लेकिन इतनी भी स्लो भी नहीं रखनी है कि वहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या फिर एडी डिफ्यूजन होने लगे। तो क्या करना है, हमें अपनी स्पीड को अपनी जो मोबाइल फेस की स्पीड है उसको बहुत ही कंट्रोल वे में रखना है कि हमारा इल्यूशन भी अच्छे से हो और हमारे इस तरह की ब्रॉडनिंग भी ना होने पाए। जब वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल फेस को हम हाई रखते हैं तो एनालाइट जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है कॉलम के अंदर, और अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो मॉलिक्यूल जो मोबाइल फेस है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होने लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होने लगता है, एंड विच कॉज अ बी फैक्टर, जो कि हमें नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ कॉलम। हमारा गुड कॉलम वही होगा जहाँ पर पीक जो है वो शार्प होनी चाहिए। द नेक्स्ट टर्म इज अ इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफ़र। इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफ़र, कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हमारे पास ये मोबाइल फेज है और ये हमारा स्टेशनरी फेज है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये हमारी जो पीक है ये सिर्फ इतनी आएगी, लेकिन जब सॉल्वेंट सिस्टम मूव कर रहा है तो हमारे पास ये हो गया मोबाइल फेज, ये हो गया स्टेशनरी फेज की जो पीक है वो इस तरीके से कुछ बढ़ जाएगी और ये हमारी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, द एनालाइट टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू इक्विलिब्रेट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेता है इक्विलिब्रेट करने के लिए मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में। जो एनालाइट है कुछ टाइम उसका होता है जो वो इक्विलिब्रेट करे कुछ समय के लिए स्टेशनरी फेज के लिए में भी और मोबाइल फेज में। द एनालाइट टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू इक्विलिब्रेट बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। If the velocity is high, velocity of a mobile phase या solvent system high है तो analyte will have और हमारे पास जो analyte है उसकी जो affinity है वो थोड़ी ज़्यादा है, affinity towards the stationary phase high है, then what happen, the analyte in the mobile phase will move ahead to the analyte in the stationary phase. Getting my point? If the velocity of a mobile phase is high and the affinity towards the stationary phase, एनालाइट की जो affinity है towards the stationary phase वो भी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मोबाइल फेस पहले मूव करने लगेगा और जो स्टेशनरी फेस है वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से मोबाइल फेस का जो स्टेशनरी फेस का जो मूवमेंट है एनालाइट का मूवमेंट है स्टेशनरी फेस में वो कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आपका रह गया स्टेशनरी फेस, यहीं पर रह गया और ये आगे बढ़ गया, हमारा एक फेज आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ द पीक स्टार्ट होने लगेगी। सो व्हाट हैपेंड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल फेज, वर्स इज द कंडीशन। अगेन आई एम सेइंग ब्रॉडनिंग इज नॉट अ गुड फैक्टर फॉर द कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो वी हैव टू इंश्योर दैट कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी में जो हमारी पीक आए वो शार्प होनी चाहिए और ब्रॉडनिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे बेटर होगा कि हम पैकिंग ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम अच्छे से करें, पैकिंग ऑफ द कॉलम को प्रॉपरली करें। दूसरा जो फ्लो रेट है हमारा मोबाइल फेस का उसको कंट्रोल वे में रखें, ठीक है, तो कंट्रोल वे में रखना पड़ेगा for a good efficient column. This was all about the chromatography principle and principle. I think you must like the video. Thank you.